हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों आप ठीक हैं? चलिए ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं बच्चों आज पॉलिटिक्स क्लास 8 और ये आपका चैप्टर 10 है लॉ एंड सोशल जस्टिस। बच्चों इस चैप्टर की 3 वीडियो आप देख चुके हैं, आपका 4th वीडियो होगा। इस 4th वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से क्या देखेंगे? आप लोग ने पिछले वीडियो में बच्चों एक बहुत ही फेमस इवेंट पढ़ा है, भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आप लोग ने पढ़ा था, जिसमें यूसी प्लांट जो अमेरिका की कंपनी थी, जिसमें जबरदस्त गैस का रिसाव होता है, बहुत सारे लोग को नुकसान हो जाता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, थाउजेंड्स लोग कई तरह के समस्या से ग्रसित हो जाते हैं भोपाल में। तो मुख्य रूप से यह एक जबरदस्त और बेस्ट एग्जाम्पल है, ऐसा एग्जाम्पल जो बताता है कि किस तरह से इस तरह अगर कोई घटना घटी और नियमित कोई लॉ और नियम कानून नहीं था, उसका पालन नहीं किया गया, तो इस तरह से कई बार और घटनाएं घट सकती। यह आपका 4th वीडियो। इसमें बच्चों हम लोग देखिए क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे न्यू लॉ टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके पास इस समय। इन्वायरमेंट, कोई भी फैक्ट्री इंडस्ट्री व्यवस्था आपकी बनती है, चलती है, उससे जो नुकसान होता है लेबर को, वर्कर को, व्यक्ति को, चलिए ठीक है, उसको कोर्ट ने कोई कंपनसेशन दिया, नुकसान दिया, पूरा नहीं दिया, कम ही दिया, चलिए ठीक है। लेकिन इन्वायरमेंट के बारे में आपका क्या राय है, क्या आपको सुझाव है? आपका वातावरण भी तो प्रदूषित होता है इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से, उसके कंसर्न में, उसके संदर्भ में आप क्या कहते हैं? अगर कोई इंडस्ट्री वातावरण को पोल्यूटेड कर रही है, आपका एरिया जबरदस्त प्रदूषित हो रहा है, उसका भी तो दुष्प्रभाव लोगों को पड़ेगा, उसका भी तो बैड इफेक्ट लोगों पे पड़ेगा। उसके संबंध में किस तरह की क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए, उसको हम लोग बच्चों देखेंगे इस वीडियो में। और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर भोपाल ट्रेजेडी इंट्रोड्यूस न्यू लॉ, किस तरह के नए लॉ इस भोपाल ट्रेजेडी के बाद तैयार किए गए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट एज पब्लिक फैसिलिटीज। इन्वायरमेंट, ये वातावरण, ये हम लोग जो देख रहे हैं, ऑल एवरीथिंग जो बेस्ट रहेगा तो हम लोग की लाइफ बेस्ट रहेगी, हम लोग का सांस लेना अच्छी तरह से संभव रहेगा। और अगर ये वातावरण प्रदूषित हो गया, दूषित हो गया, तो हम लोग भी दूषित हो जाएंगे, उसी के साथ साथ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, जीवन यापन करना अच्छी तरह से मुश्किल हो जाएगा। लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट कैन बी डन, क्या इससे संबंध में हो सकता है, क्या इससे संबंध में किया गया है, क्या कुछ ऐसा संभव है जो हम लोग इससे रिलेटेड किए हैं। इस टॉपिक को बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले न्यू लॉ प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने आता है, न्यू लॉ। क्या इस तरह की कोई सिचुएशन या कोई लॉ, कोई व्यवस्था बना है या कभी बना था? तो आप लोग को हम बताना चाहेंगे बच्चों, इन 1984 में पोजीशन क्या थी? इन्वायरमेंट वाज ट्रीटेड एज अ फ्री एंटिटी ऑफ द इंडस्ट्री, कुड पॉल्यूट द एयर एंड वाटर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। क्या था 1944 में? इन्वायरमेंट से संबंधित इंडस्ट्रियाँ, फैक्ट्रियाँ जो लगती थी, लोगों को ये लगता था ये तो सब भगवान का है, गॉड का है, चलिए ठीक है, इसमें जो भी जैसे अपना इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाइए, जो भी अपना कार्य करिए, उसका दूषित वाटर निकले, स्मोक निकले, उससे कोई मतलब नहीं, अपना फायदा, अपनी इंडस्ट्री अच्छी चलती रहे, बेनिफिट अच्छा बनता रहे, ये तो भगवान का है, गॉड का कोई मतलब नहीं, उसको साफ सुथरा प्रदूषित करने से कोई बड़ा मायने नहीं रखता। क्या थिंकिंग थी? कब? 1984 के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं कि इट इज़ द सिस्टम ऑफ गॉड, भगवान ने सब बना दिया है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई इस तरह का कानून व्यवस्था नहीं थी। बट स्टूडेंट्स, व्हाट एंड व्हाई इट्स वाज पॉसिबल, ऐसा क्यों संभव है? ओनली फ्यू लॉ, उस संबंध में कुछ लॉ ऐसे थे, कुछ लॉ इंडस्ट्री फैक्ट्री से रिलेटेड थे, एंड विच वाज नॉट कंप्लीटली इन्फोर्स्ड, और जो पूर्ण रूप से इन्फोर्स नहीं थे, तो लेकिन वो इन्फोर्स नहीं हुए थे।
इन पोर्स ना होने के कारण ला बन जाना, कल हम लोग ने चर्चा किया था ना, आपके पास 10 कानून बने हों और लागू एक भी ना हो, और उसके स्थान पर जिनके पास केवल एक कानून बना हो, लागू हो, तो एक कानून वाला सिस्टम ज़्यादा बेटर है। तो बच्चों इसमें आप देखिए क्या हुआ, भोपाल डिजास्टर ब्रॉट द इशू ऑफ इन्वायरमेंट टू द फोरफ्रंट इम्पैक्ट। अब आप देखिए भोपाल डिजास्टर के जो भोपाल की घटना घटी, इस भोपाल के इवेंट के बाद सरकार को, लोगों को, सोसाइटियों को कहीं न कहीं से मन में आया कि ये तो बहुत बड़ा घटना घट गया, बहुत बड़ा इवेंट हो गया, थोड़ा जागरूकता होनी चाहिए, इसके से संबंध में कुछ न कुछ कानून और लॉ बनना चाहिए। तो इस तरह की जब थिंकिंग आई सरकार के पास, तो उन्होंने विचार किया कुछ होना चाहिए। आफ्टर भोपाल ट्रेजेडी इंट्रोड्यूस न्यू लॉ। इस भोपाल ट्रेजेडी के बाद किस तरह के क्या कानून बनाए जाने का प्रभाव हुआ, इस घटना का इम्पैक्ट क्या हुआ, असर क्या हुआ, क्योंकि इसी घटना ने ही तो थोड़ा लोगों को बताया कि हाँ भाई कुछ बनाइए, कुछ नया लॉ बनाइए। तो क्या हुआ, इसके बाद सिस्टम यह हुआ, कुछ कानून बनाए गए। क्या बनाए गए, द पॉल्यूटर वाज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द डैमेज डन टू इन्वायरमेंट। देखिए क्या हुआ ऐसे स्थिति में, अगर इन्वायरमेंट में प्रदूषण होता है किसी इंडस्ट्री के द्वारा, फैक्ट्री के द्वारा, कंपनी के द्वारा, या इस तरह किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की हो। जो कंपनी को, फैक्ट्री को, इंडस्ट्री को चला रहा है, मालिक है, वो उसके लिए जिम्मेदार होगा। दैट मीन्स देयर शुड बी सच ए सिस्टम विच विल नॉट बी pollute द एनवायरनमेंट। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जिसके द्वारा वातावरण भी प्रदूषित ना हो, और अगर प्रदूषित हो रहा है उसके लिए ओनर रिस्पॉन्सिबल होगा। इस तरह के कानून बनाए गए कब, आफ्टर इवेंट ऑफ, आफ्टर ट्रेजेडी ऑफ भोपाल। और क्या हुआ, इट कुड नॉट बी डिस्ट्रॉय मेरली फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और वह ऑनर केवल अपने उसी इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए ही मेन उसका थीम नहीं होना चाहिए। उसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि उसकी इंडस्ट्री खूब बने, खूब चले, खूब अर्निंग दे। उसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को बचाना, उसके साथ साथ पब्लिक फैसिलिटीज, पब्लिक सुविधा को भी वॉच करते रहना। इससे संबंध में आप देखिए क्या हुआ था, इन सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, यह एक केस था। यह केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। अब केस में क्या था, इससे बहुत बढ़िया, आप क्या आपको मुकदमा लड़ना है क्या, चलिए ठीक है। तो केस था, इसमें डिसीजन पे आप आइए भाई, क्यों पूछते हो सर क्या हुआ था केस में। हाँ देखो बच्चों, तो ये सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक केस था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय क्या दिया, राइट टू लाइफ इज ए फंडामेंटल राइट, जीने का अधिकार व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंदर में यह व्यक्ति के जीवन का अधिकार है, जीने का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति इसे छीन नहीं सकता है। एंड इट इंक्लूड्स द राइट टू द एंजॉयमेंट ऑफ पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर फॉर फुल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। और इसमें और क्या क्या शामिल होता है, इस राइट टू लाइफ में शामिल होता है कि हर व्यक्ति पॉल्यूशन फ्री वाटर, एयर आसानी से प्राप्त कर सके। किसका जजमेंट था, किसका निर्णय था, सुप्रीम कोर्ट का। किस केस में, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कहा गया कि व्यक्ति का जीने का अधिकार है। हर व्यक्ति आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में जीने का अधिकार रखता है, और हर व्यक्ति को इस तरह का अधिकार, सुरक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए कि वह शुद्ध पानी, शुद्ध वातावरण, शुद्ध एयर को ग्रहण कर सके, प्राप्त कर सके। उसके लिए किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन, किसी के द्वारा प्रोहिबिशन नहीं किया जा सकता।
क्या हुआ, आपको क्या समझ में आया? दिस इज आल्सो एज अ लॉ। भाई अभी तो एक कानून हुआ, किसके द्वारा बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन लाइक दिस डिसीजन, तो सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय था। इसके बाद आप क्या देखने जा रहे हैं? इन्वायरमेंट एज पब्लिक फैसिलिटीज। इन्वायरमेंट जो होता है क्या है? पब्लिक फैसिलिटीज है, या किसी भगवान का है, या किसी पर्सनल व्यक्ति का है, या कम्युनिटी, या किसी धर्म का है, या किसी मोहल्ले का है। पब्लिक फैसिलिटी किससे कहते हैं? पब्लिक फैसिलिटीज वी हैव डिस्कस इन लास्ट चैप्टर। आपने पिछला पूरा चैप्टर ही पब्लिक फैसिलिटीज में डिस्कस किया था। सरकार के द्वारा व्यवस्थित की गई हर वह चीज़ें आप पब्लिक फैसिलिटी कहते हैं, जिसको कॉमन रूप से आप यूज करते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज को आप कई एक्स्ट्रा तरीके से भी डिस्कस किए थे। जो गवर्नमेंट्स ना व्यवस्था करे, नेचर दे, तो उसे आप क्या किसी व्यक्ति की धरोहर मानेंगे? अगर सरकार व्यवस्था नहीं कर रही है तो आपके अगल बगल हवा अगर जो है आपके वातावरण में जो एयर है उसे क्या आप अपनी खुद की खरीदी हुई मानेंगे? नो, दिस एवरीथिंग इज द आल्सो एज अ पब्लिक फैसिलिटीज। नेचर जो है, प्राकृतिक व्यवस्थाएं, यह सब पब्लिक फैसिलिटीज है। और देखिए क्या हुआ था, कोर्ट ऑर्डर एंड इन्वायरमेंटल इशू। कोर्ट ने ऑर्डर क्या किया? इन्वायरमेंटल इशू से संबंधित। कोर्ट ने कहा इन्वायरमेंटल इशू से, इन्वायरमेंटल मामले को वॉच करते हुए और इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए उन्होंने क्या कहा कि इससे प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है, इस तरह के सिस्टम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा करिए, इंडस्ट्रियल व्यवस्था को, इंडस्ट्री को, दिल्ली से संबंधित एक डिसीजन आया था कि दिल्ली की इंडस्ट्रियों को, फैक्ट्रियों को रेजिडेंशियल एरिया से हटा के कहीं आउट क्षेत्र में ले जाके मैनेज करिए, तो उससे क्या होगा? रेजिडेंशियल एरिया में उसका दूषित एयर, दूषित स्मोक या वाटर नहीं आएगा, इससे पॉल्यूशन लोगों में नहीं होगा। ये सॉल्व करने से संबंधित कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, कोर्ट ने अपना फैसला दिया, सरकार ने अपने हिसाब से एक डायरेक्शन तैयार किया कि इससे व्यवस्था सुधरेगी। बट व्हाट्स हैपेंड? इट क्रिएट एन अदर प्रॉब्लम। सरकार ने, कोर्ट ने इस तरह की व्यवस्था तो दे दिया, लेकिन उससे एक और दूसरे तरह की प्रॉब्लम तैयार हो गई। किस तरह की प्रॉब्लम तैयार हो गई? कोई भी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कंपनी रेजिडेंशियल एरिया में है, वहाँ से हट के कहीं और चली गई, चली ठीक है, चली गई, तो जहाँ पे थी रेजिडेंशियल एरिया में वहाँ पे प्रदूषण करती थी, चलिए हमने मान लिया। तो जहाँ पे गई है, क्या वहाँ प्रदूषण नहीं करेगी? नंबर एक बात। सेकेंड मैटर, जहाँ पे इंडस्ट्री थी वहाँ पे लोकल क्षेत्र के बहुत सारे लेबर वहाँ पे काम करते थे, इंडस्ट्री कहीं और चली गई या इंडस्ट्री क्लोज हो गई। व्हाट्स हैपेंड टू दिस लेबर्स? उन वर्कर के बारे में क्या होगा जब उसमें काम करते थे, उनके जॉब के बारे में क्या होगा? वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट। Court directed industries in residential area in the Delhi to close down and shift in city. कोर्ट ने कह दिया कि इसे बंद कर दीजिए या सिटी में शहर चेंज कर दीजिए, सिटी से हटा दीजिए, शिफ्ट कहीं आउटसाइड में ले जाइए। So after closes, many workers lost their job and after relocating factories were polluting द इन्वायरमेंट। क्या दूसरे स्थान पर जाएगी, इन्वायरमेंट दूषित नहीं होगा। सोल इट्स टू बी हिट। बहुत सारे लेबरों का वर्क जाएगा, बहुत सारे काम करने वाले लोगों की नौकरी जाएगी, क्योंकि अगर इंडस्ट्री बंद हो गई तो उनको कहाँ से क्या सिस्टम व्यवस्था करा जाएगा, या फिर उसके स्थान पे कोई स्पेशल व्यवस्था दी जाए, जिसके द्वारा उनको कोई न कोई सिस्टम उपलब्ध हो सके। अब आप देखिए
यहाँ पे क्या हुआ, सो आफ्टर क्लोज मेनी वर्कर्स लास्ट दियर जॉब एंड आफ्टर रीलोडिंग फैक्ट्री पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट। भाई फैक्ट्री इन्वायरमेंट जहाँ पे जाएगी वहाँ पे भी प्रदूषण करेगी, ऐसा नहीं कि वहाँ से प्रदूषण पूर्ण रूप से हट जाएगा, वहाँ पे भी प्रदूषण किसी न किसी तरीके से जैसे यहाँ वैसे चलता रहेगा। अब आप देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या था, इशू यहाँ पे आप देखिए, सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स रिमेन्स अनएड्रेस्ड। आप देखिए क्या हुआ, निर्णय देते समय सब कुछ ध्यान दिया गया, प्रदूषण फ्री एयर चाहिए, वातावरण चाहिए, चलिए ठीक है, अपने हिसाब से कोर्ट ने सरकार ने निर्णय दिया। वर्कर से संबंधित क्या वहाँ पे बात किया गया, क्या वर्कर से संबंधित भी कोई निर्णय लिया गया? दिस इज आल्सो एन ए प्रॉब्लम। उस डिसीजन के बाद यह प्रॉब्लम कंटिन्यू बनी रही। भाई वर्कर की प्रॉब्लम जो है, वर्कर के सेफ्टी के साथ आपने जो क्या देखा भोपाल गैस ट्रेजेडी, इस तरह की व्यवस्था अगर होती, क्या ऐसा अमेरिका में संभव है? अमेरिका में पहले सेफ्टी देखी जाती है हर जगह, फॉरेन के स्पेशल प्लेसों में जहाँ सचमुच एक सिस्टमेटिक ढंग से वर्क होता है, वहाँ पहले लोगों की सेफ्टी सुरक्षा नंबर 1 पे होती है, उसके बाद फैक्ट्री ओनर और फैक्ट्री की मैनेजमेंट व्यवस्था, अर्निंग देखी जाती है। तो इस तरह को इसको नज़रअंदाज किया गया। द ग्रोइंग कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट अमंग टू द मिडिल क्लास इज टू एट एक्सपेंस ऑफ द पुअर। और क्या हुआ ऐसे स्थिति में? ऐसे स्थिति में आपको इनइक्वलिटी कई तरीके की दिखेगी, डिस्पैरिटी आपको दिखेगी। मुख्य रूप से मैक्सिमम बेनिफिट इसके बाद भी जो होगा मिडिल क्लास को या फिर अपर क्लास को होगा। जो पुअर थे उनमें उनका कोई मतलब नहीं। बेनिफिट तो छोड़िए, वो तो हार्मफुल पोजीशन में गए, वो तो नुकसान में गए। इंडस्ट्री का प्लेस चेंज कर दिया गया, बहुत सारे वर्कर को अपना व्यवस्था यहाँ से वहाँ ले जाना पड़ा, और इंडस्ट्री क्लोज कर दी गई। क्लोज करने पे भी बहुत सारे वर्कर का वर्क छूट गया। पॉल्यूशन कंटिन्यू वैसे के वैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हुआ, और रहने वाले वर्कर रेजिडेंशियल लोग जो उस इंडस्ट्री के बगल रहते थे और जो इंडस्ट्री में कार्य करते थे, जब इंडस्ट्री शिफ्ट होगी तो वहाँ अगल बगल उसको रेजिडेंशियल एरिया बना देंगे, वहाँ पे विद रेजिडेंस हो जाएगा, क्योंकि जो उसमें कार्य करेंगे चाहेंगे कि अगल बगल रहने की व्यवस्था हो। और क्या हुआ, इसके साथ साथ साफ सफाई के लिए कुछ स्पेशल ध्यान दिया गया कि भाई साफ सफाई के लिए जो स्लम वगैरह है या झुग्गी झुपड़ी जो है उसको क्या करिए, ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए। ब्यूटिफिकेशन, व्हाट्स हैपेंड टू द ब्यूटिफिकेशन ऑफ दिस? इस ब्यूटिफिकेशन से भी किसका नुकसान हुआ? झुग्गी झोपड़ी, छोटे टूटे पूरे मकान किसके होते हैं? किसके थे दिल्ली में? किसी भी प्लेस पे किसके होते हैं? पुअर लोग होंगे कि अमीर या स्पेशल इंडस्ट्रियलिस्ट के, गरीब लोगों के होते हैं। तो इसका भी खामियाजा, इसका भी नुकसान गरीब लोगों को मिला। उनकी झुग्गी झोपड़ी टूटी और उसको ब्यूटिफिकेशन स्पेशल प्लेस बनाने के लिए दिल्ली को उसके उनके स्थान पर सौंदर्यीकरण किया गया। अब आप देखिए ब्यूटिफिकेशन के कारण इस तरह की स्थिति क्या वैसे बनती है। आपको पूर्ण रूप से डिस्पैरिटी आपको दिखता है, बेनिफिट में डिस्पैरिटी आपको दिखता है। कौन बेनिफिट पाता है, कौन लाभ लेता है? लाभ वही होते हैं जो अपर लोग होते हैं, जो मिडिल लोग होते हैं। आप पढ़ क्या रहे हैं? लॉ एंड सोशल जस्टिस, व्हाट्स टू मेड बाय दिस डिस्पैरिटी। अगर इस तरह की डिस्पैरिटी, इनइक्वालिटी, आफ्टर मेकिंग सो मेनी लॉज, व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, व्हाट वी आर गोइंग टू से, आप क्या कहते हैं? कई कानून बनने के बाद इस तरह की स्थिति हुई, इंडस्ट्रियलिस्ट ही बढ़ते गए और पुअर लोग पुअर के पुअर ही रहे। सो स्टूडेंट्स, व्हाट कैन बी डन, उससे संबंधित क्या हुआ, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है? महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। किस तरह का निर्णय लिया जाना चाहिए जो उचित होगा।
सबसे बेस्ट यू ट्राई टू मेक ए क्लीनर टेक्नोलॉजी विच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन द फॉरेन सिटीज। हमने आपको कई बार चर्चा किया है कि अमेरिका की यूसी कंपनी वहाँ नहीं यहाँ लाई लगी, वहाँ पे उनकी टेक्नोलॉजी सारा सिस्टम डिफरेंट था, यहाँ पे डिफरेंट था। तो आपको टेक्नोलॉजी चेंज करना पड़ेगा, सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज की इंटरनल मैनेजमेंट चेंज करना पड़ेगा। ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो वातावरण को प्रदूषित कम करे या ना करे, एयर अशुद्ध ना हो, वाटर पॉल्यूटेड ना हो, न्यू टेक्नोलॉजी यू फाइंड आउट। इस तरह के सिस्टम होगा तब तो वातावरण प्रदूषित नहीं होगा। और नई टेक्नोलॉजी होगी, आपने पढ़ा था ना यूसी में, यूसी कंपनी वो अमेरिका की जो थी उसमें क्या था, कंप्यूटराइज्ड ऑल सिस्टम। और आपके यहाँ ह्यूमन सेंस में ट्राई टू आइडेंटिफाई, व्यक्ति पहचानेंगे कि स्मेल हो रही है, चलिए भागिए गैस निकल रही है, गैस पॉइजनियस खतरनाक है, निकल जाएगी। और वहाँ पे कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी, तो न्यू टेक्नोलॉजी वी विल हैव ट्राई टू मैनेज इन हियर आल्सो, इन आवर कंट्री आल्सो। और आप क्या कहते हैं, और आपको समझना होगा जो इस तरह की पॉल्यूटेंट करते हैं, जो इस तरह का प्रदूषण करते हैं, उन पे जबरदस्त पेनाल्टी, फाइन, कंपनसेशन यू श्योर शुड बी इम्पोज्ड। अगर ढंग से पेनाल्टी, कंपनसेशन उन पे लगाया जाता है तब दोबारा इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होगी, अगला व्यक्ति नहीं करने को चाहेगा। यहाँ पे तो ये होगा, कंपनसेशन किसी तरह के किनारे हो जाएगी, काम खत्म। आपने देखा था विदेश की कंपनी के बारे में, आपके अपने देश की बात नहीं है, आपके देश के तो लोगों को नुकसान पहुँचाया जा रहा था, विदेश के लोग फायदे में थे। और क्या आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी आवश्यकता है वर्किंग लाइफ टू बी प्रोटेक्टेड विद सेफ। कार्य करने वाले लोगों के लाइफ को, उनके जीवन को सेफ से संबंधी, सुरक्षा से संबंधी कानून बनना चाहिए, उसका इन्फोर्समेंट 100% होना चाहिए। तब मेकिंग लॉ इज द नॉट सफिशिएंट, enforcement implementation law is the also very important part of safety and part of improvement, part of development to our country। लॉ तो बन जाए, कानून बन जाए, उसका इन्फोर्समेंट ना हो, इम्प्लीमेंटेशन ना हो, वह लागू ना हो, तो क्या बेनिफिट होगा। आपके पास खूब सारी खाने के अच्छे अच्छे व्यवस्था रखे गए हैं, आपके मुंह को ऊपर से सील दिया जाए, भाई बंद कर दिया जाए, या फिर आपको कुछ ना परेशान जरा भी नहीं सीलेंगे, भाई सीलने में प्रॉब्लम होगी। आप बैठिए, खाने को जहाँ रखा गया उधर एक दरवाज़ा लगा दिया कि आप ठीक से देखते रहिए, बस आपकी इच्छा भर जाएगी, क्या पेट भर जाएगा, चलिए ठीक है, अच्छा है। नेवर पॉसिबल स्टूडेंट्स, सो मेकिंग लॉ एंड इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ बोथ आर इम्पोर्टेंट। स्टूडेंट्स क्या आप पढ़ रहे हैं, लॉ एंड सोशल जस्टिस, कानून का बनना, और उस कानून के बनने के बाद उस कानून के द्वारा समाज में, समाज के लोगों को न्याय मिलना। कैसे मिलेगा, कानून बने और कानून का इन्फोर्समेंट 100% श्योरली एज एन इक्वल बेस पे हो। So students, it is the fourth video and last video also of this chapter. So we will meet in any other video and in other lesson. So students, thank you very much and bye students.